नॉट हैव योर स्पेस, है ना, प्राइवेट प्लेस वेर यू कैन राइट द नेम ऑफ योर लवर। तो फिर यहां पर लिखकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? विल इट लीड टू इटर्निटी? क्या ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा? नहीं रहेगा। तो बोलता है कि थू है तुम्हारी जिंदगी पर, लवर्स पे बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम्हारे जो जिंदगी पर मुझे, द बॉडी इज नॉट नीडेड व्हेन यू टेक योर पार्ट, है ना, टेक योर पाथ टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के जर्नी के टुवर्ड्स चाहते हैं तो द बॉडी इज नॉट नीडेड। एंड द सेम थीम इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय जॉन। ठीक है, ये हेवन का गेट है। एंड व्हेन यू वांट टू रीच एट द गेट ऑफ हेवन, you have to transform, है ना, from this to this। आपको बॉडी से सोल में आना पड़ेगा, and you have to leave your body, the body made of flesh। how a poetry is related to painting, and how a painting can show a correlation with poetry। So Two is Quai Mistress, the poem written by Andrew Marvell। Two is Quai Mistress। टू इज क्वाई मिस्ट्रेस। क्लियर? टू इज क्वाई मिस्ट्रेस। क्वाई का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। व्हाट डू मीन बाय क्वाई? क्वाई का मतलब क्या होता है? शर्मीली। मिस्ट्रेस मतलब, तो वो अपनी शर्मीली मिस्ट्रेस के लिए कुछ लिखता है, कुछ लाइंस लिखता है, कुछ कंपोज करता है। ठीक है, और ये बताता है कि व्हाई द बॉडी इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला थीम ये बताता है। और दूसरा चीज, अगर बॉडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय किस चीज पर प्रहार करता है? समय किस चीज पर प्रहार करता है ये बताओ? बॉडी पर प्रहार करता है। अभी भी तुम्हारे बॉडी पर समय का कहीं ना कहीं, इन द वर्ड्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, देयर इज अ बेंडिंग सिक्कल कंपास। बेंडिंग सिक्कल कंपास, ये जो स्क्वायर सिक्कल जिसे हम लोग हार्वेस्टिंग में यूज करते हैं, ऐसे से चलते रहता है समय का, और उसमें सब कुछ लपेट में आता है, उसमें सब कुछ, है ना, वो पकड़कर उसको सबको काट देता है वो सिक्कल। समझ में आ रहा है? इसमें क्या बोला है? देयर इज द सिंबल ऑफ जॉ। जॉ, जो इंसान का जो ये मुंह होता है ना, खुलता है ओपनिंग, ये जॉ, जो दांत ये होता है, दांत होता है इधर, ये जॉ, ये जो खुलता है ऐसे ऐसे ऐसे, इसको इसमें ये रेफरेंसेस लेकर आया है। बोल रहा है कि इसमें जो कुछ आता है वो चिबाते जाता है और खत्म होते जाता है। इसमें जो कुछ भी आता है, इंसान उसको च्यू करते जाते हैं और खत्म होते जाता है। समय जो है, द माउथ इज टाइम, है ना, द माउथ इज टाइम। और इसमें जो कुछ तुम खा रहे हो, द बॉडी इज गेटिंग डेड। और उसके कारण बॉडी को जो मिल रहा है, और उसके कारण तुम्हारे बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज टाइम। समझ में आया? whatever you are eating, anything, and other meat, vegetables, juice, everything, and after that your body is getting something new, है ना, कुछ ऐसा चीज तुम्हारे बॉडी में निखर कर आ रहा है, that is time। कुछ तो चेंजिंग आ रहे हैं आपके शरीर में, that is time। and how it is possible? because कि वो जो जॉ है, वो जो ऐसे से चिबा रहा है ना, that is cloak, that is the है ना इनिशियल स्टेज ऑफ टाइम। उससे ही पता चलता है कि समय है। समय में सब कुछ आता है और खत्म होते जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज है जो समय में नहीं आता, समय के हंसुए में नहीं आता। बेंडिंग सिक्कल जो कंपास ये जो चल रहा है ऐसे से, उसके लपेट में बहुत सारे चीज नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, बोलता है कि समय जो है, ये जो हंसुआ है, ये सबको मूर्ख बना सकता है। द सिक्कल कैन फूल एनीथिंग, कुछ को भी, सब कुछ को मूर्ख बना सकता है। कौन? क्या? हंसुआ, बेंडिंग सिक्कल कंपास। ठीक है, लेकिन समय ये जो बेंडिंग सिक्कल कंपास, ये लव को फूल बनाने में सक्षम नहीं है। ही इज नॉट एबल टू मेक फूल। लव को, प्यार को ये हंसुआ काटने में सक्षम नहीं है, उसको मूर्ख नहीं बना सकता। बहुत सबको मूर्ख बना के लाता है कि चलो ना, और सबको लाकर काटता है। दैट इज टाइम। ठीक है, इसमें बहुत से डिफरेंट चीज बताया है। अब देखते हैं व्हाट इज क्वाई, टू इज क्वाई मिस्ट्रेस। तो अपने क्वाई में अपनी शर्मीली मिस्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छा कुछ लाइंस लिखता है। अब देखो क्या। हैड वी बट
वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, काश हम लोगों के पास समय होता और उतना ज्यादा समय होता, ठीक है, इनफ एंड टाइम, दिस क्वाइनेस लेडी वर नो क्राइम, तो ये शर्माना तुम्हारा एक क्राइम नहीं कहलाता। व्हाट इज क्राइम? सो यू कैन गिव द क्लियर डेफिनेशन, व्हाट इज क्राइम? क्राइम क्या होता है? क्राइम क्या होता है बताओ? व्हाट इज क्राइम? क्राइम का मतलब क्या? थीवरी, रॉबरिंग, ये सब क्राइम है? बताओ। देयर इज ऑल्सो द सेंस वी कैन गेट, है ना, द सेंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना, डिलेइंग समथिंग। हाँ, डिलेइंग समथिंग, किसी चीज को डिले करवाना ही क्या कहलाता है? क्राइम। अकॉर्डिंग टू एंड्रयू मार्वेल, डिले कर रहा है ये हर एक चीज को। हैमलेट क्या किया? अपना डिसीजन को इतना ज्यादा पेंडिंग में डाला, इतना ज्यादा डिले किया कि इट गेव अ बेटर चांस फॉर क्लॉडियस, किंग क्लॉडियस, है ना, टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, टू मेक अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जूनियर हैमलेट, एंड दैट ऑल बिकेम द हेमर्सिया ऑफ हैमलेट। वी हैव रेड दैट। ठीक है। Delaying is also the procrastination is also the symbol which is used by T.S. Eliot in Jailbreak Prufrock, Song of Jailbreak Prufrock, the love song. You have read that. उसमें भी ये बोलता है क्या कि माई लाइफ हैज बिकम कॉफी, मेरा जो जिंदगी है वो कॉफी बन चुका है। सुबह उठना, वही स्पून के साथ वो चीनी मिक्स करना, एंड द सेम स्पून, बिकॉज आई मे बी हम शुगर से गुजर रहे हैं, तो आई नीड दैट परफेक्ट मैचिंग ऑफ स्पून फिल्ड ऑफ, है ना, शुगर। वो मैचिंग मेरा स्पून होना चाहिए। एक चम्मच शुगर डाले ताकि वो शुगर इफेक्ट ना करे हमको, और वो पीना सुबह में उठ के दोस्तों के साथ, और फिर आ जाना शाम में, फिर सुबह उठना। तो माई लाइफ हैज बिकम कॉफी। वाई? बिकॉज यू हैव द हैबिट ऑफ डिलेइंग ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। तुम हर एक चीज को डिले करते जाते हो। समझ में आ रहा है? तो बोलता है क्या, हैड वी गॉट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस क्वाइनेस लेट वर नो क्राइम। अगर हम लोगों के पास सच में बहुत समय होता, इतना ज्यादा समय होता, आगे बताएगा कितना ज्यादा समय होता, वो आगे बताएगा। तो बोलता है कि अगर हम लोगों के पास इतना ज्यादा समय होता तो तुम्हारा ये शर्माना, है ना, ये क्या होता? क्राइम नहीं होता। लेकिन तुम शर्मा रही हो। और मैं जैसा कि देख रहा हूं कि मेरे पीछे भी एक रथ है, समय का रथ है, वो चैरियट मतलब क्या होता है? रथ होता है। समय का रथ जो है वो आ रहा है, और आई कैन फील दैट द चैरियट ऑफ टाइम कैन सरपास मी। हम भी चल रहे हैं, रथ भी उसका चल रहा है। ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो है ना हमसे आगे निकलेगा, ही विल सरपास मी, वो हमसे आगे गुजरेगा। ठीक है। समझो, हम लोग रास्ते में चलते हैं, कैसा लगता है पीछे से जो स्पीड में कोई गाड़ी चला रहा है वो हमसे होकर के गुजरेगा। तो समय का जो रथ है ना, वो चैरियट, वो आएगा और पीछे से गुजरेगा। और ये भी जो बोलता है कि समय का जो रथ है वो भी सबसे धीरे चलता है। एंड एमिली डिकिंसन, याद करो, डेथ काइंडली स्टॉप फॉर मी, आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, द लाइन्स। समझ में आ रहा है? तो बोलता है कि अगर सच में हमारे पास इनफ टाइम होता, मैं सुन सकता हूं कि पीछे से रथ एक आ रहा है और सरपास एक टाइम पर मुझे मिलेगा, और हो सकता है कि हमको लेकर चला जाएगा। कौन है उसमें? रथ में कौन सवार है? यमराज। क्लियर? So had we but world enough and time, this Aquinas let were no crime. We would sit down and think way, है ना, हम लोग सब साथ में बैठेंगे, हम लोग दोनों साथ में बैठेंगे, जैसा कि एक्सटैसी में दोनों बैठा हुआ है ना, एक्सटैसी में दोनों बैठा हुआ है। कहाँ पर? जहां पर उभार है जमीन का, ठीक है, वहां पर बैठकर ऐसा लग रहा है ना कि जमीन भी, प्रकृति भी सपोर्ट कर रहा है दो लवर्स को। तो उस जगह पर मैं भी बैठता। हो सकता है तुम कहीं रहती, तुम गंगा नदी के किनारे रूबीज ढूंढने में तुम लगी रहती, और मैं हम्बर नदी के किनारे। हम्बर नदी इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ हुल, HULL, हल, एक हल जगह है, वहां पर उसका बैंक पर उस जगह है ना, है हल, वहां पर हुम्बर नदी है। तो बोलता है कि तुम जो हो गंगा नदी के किनारे कहीं रूबीज फाइंड करने में बिजी होती, और मैं हल, है ना, शहर के पास हुम्बर नदी के किनारे मैं भी कहीं ना कहीं बिजी होता। आएगा। तो एक क्वेश्चन आया था, नेम द 2 रिवर विच आर, बोलो कौन कौन? गंगेज, गंगा, और द हम्बर। दिस वाज द क्वेश्चन। 2 नदी का नाम बताइए। एंड्रयू मार्वेल का ट्विस्ट क्वाइम स्टेस में है। व्हाट इज रूबीज? वहां पे रूबीज देखो लिखा हुआ है। रूबीज क्या है? एक छोटा सा पत्थर, लेकिन वो पत्थर मिलता नहीं है, वो पत्थर मिलता नहीं है। कहने का मतलब क्या?
आराम से तुम ढूंढते रहती, कोई दिक्कत नहीं, कभी तो मिलता क्योंकि तुम्हारे पास समय होता। और मैं भी हम्बर नदी के किनारे कहीं खोया रहता, ये आशा में कि हमारा प्यार कभी तो सक्सेस होता। ठीक है, तो वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास अवर लॉन्ग लव्स डे। तुम कहां रहते? दाऊ बाय द इंडियन गंगेज साइड, दाऊ बाय द इंडियन गंगेज साइड, गंगा नदी और गंगेज और हम्बर, हम्बर, ये दो नदी का नाम है। क्लियर? when we will be, है ना, dealing with the poet John Donne, so again I will discuss this point, है ना। एक चीज और समझना, जब हम लोगों के लेक्चर खत्म हो जाएगा तो ये जो पोइट्री है इसका प्रिंट आउट तुम लोग निकलवा लेना और इसको लाइन बाय लाइन देखना बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो आ गया। टू वॉक एंड पास अवर लॉन्ग लव स्टे दाउ बाय द इंडियन गंगेज साइड, है ना, should rivers find and I by the tide of Humber, और मैं किस नदी के किनारे? हम्बर। क्लियर? याद रखना, गंगेज गर्ल, वो लड़की, कि तुम कहीं खोई रहती रूबीज फाइंड करने में, रूबीज क्या छोटे छोटे पत्थर लाल कलर के, तुम फाइंड करने में बिजी रहती, लेकिन गंगा नदी में रूबीज नहीं मिलता है। कहने का मतलब क्या कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा समय होता ना, तो तुम अपना ही खुश रहती उस चीज को फाइंड करने में, और क्या अपना एंजॉयमेंट में लगी रहती। और मैं हम्बर नदी के किनारे कहीं ना कहीं खोया रहता है, एंड है ना मैं ये सोचता रहता है कि कभी ना कभी तो हमारा प्यार सक्सेस होगा। दिस इज द थिंग। एंड आई टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, है ना, आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। और ये क्या बोल रहा है पर समझना, आई वर टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन। व्हाट इज कंप्लेन का यहाँ पे, व्हाई ही यूज दिस वर्ड कंप्लेन, व्हाई, क्यों ये कंप्लेन के बारे में बात कर रहा है, ये बताओ। वो जो लहर उठती है ना, उससे अपने दिल की बात करता है। I would complain. I would complain का मतलब क्या कि the unrequited love, maybe the love has not been completed, उन लोग दोनों का प्यार अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो वो कंप्लेन करता, बहुत ही दिन तक करता, कोई टेंशन ही नहीं था। But the time has approached, he can see, he can hear the chariot hurrying, है ना, back side of him, and he can listen the slowly sound of the wheels of the chariot, कि it is approaching, the time is approaching। ठीक है, समझना। अब देखो क्या बोलता है, I would love you 10 years before the flood। flood is the reference from the Bible, यहां पर याद रखना। एक और एग्जांपल लेगा जीव का, बोल रहा है जीव का क्रिश्चियनिटी के साथ, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन, जीव का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन, और फ्लड का बात कर रहा है, समझना। तो क्या बोल रहा है समझना, I would love you 10 years before the flood, I would love you 10 years before the flood। बाढ़ आने से 10 साल पहले से ही तुम है ना, तुमसे प्यार करता था, आराम से एकदम, कोई दिक्कत ही, कोई टेंशन ही नहीं था, क्योंकि समय का तो कोई नाम निशान नहीं था, ना हम मरते, ना तुम्हारा कुछ होता। ठीक है, समझो। ठीक है, बोल रहा है क्या, ये जो फ्लड आया था, ठीक है, बाइबल में दिया गया, ये जो फ्लड आया था, इससे 10 साल पहले से क्या करता मैं, 10 साल पहले से ही तुम्हारे साथ ऐसे ही बना रहता। ठीक है, हम लोगों का लव स्टोरी चलता रहता। लेकिन क्या है आगे समझना। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, ये बाढ़ आने से 10 साल पहले से मैं तुमसे प्यार करता रहता, आराम से हम लोगों का जिंदगी गुजरता। ठीक है, एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यू, और तुम कर सकती थी, कृपया करके तुम कर भी सकती थी, क्या कर सकती थी, रिफ्यूज कर सकती थी। ठीक है, बोल रहा है एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यू, और तुम तब तक रिफ्यूज कर सकते थे जब तक कि ज्यू का कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में नहीं हो जाए। हम लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम होता, बहुत ज्यादा समय होता, आराम से जिंदगी बीतता। सोच कर देखो आज जो हम लोग का जो बॉडी है आपको दिख नहीं रहा है, बट इट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड, है ना। हमारा जो शरीर है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है, एजिंग के टुवार्ड्स हम लोग जा रहे हैं, एजिंग के टुवार्ड हम लोग में एज बढ़ रहा है, समझना। और हर एक चीज, छोटा हर एक चीज वो बारीकी से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी हमारा शकल बचपन में कुछ और था, छोटा बड़ा हुआ और कुछ हुआ, शेप बदला, धीरे धीरे झुर्रियां पड़ेंगी, when the wrinkles will come out of your body and the skin will
है ना, ऐसा फील होगा कि वो जो स्किन है वो क्या है, जकड़ लिया गया है। रिंकल्स क्या होता है, रिंकल्स क्या होता है, एक बॉडी एक ये फेस पर रिंकल्स क्या होता है, रिंकल्स का मतलब तो रिंकल्स वो आएगा तो जकड़ेगा ऐसे तुमको। व्हेन इट विल स्टार्ट कमिंग ऑन टू योर फेस, इट विल, है ना, तुमको ऐसे इस तरीके से ग्रैब करेगा, तुमको जकड़ेगा, जिससे क्या तुम्हारा फेस का साइज, शेप एंड साइज विल बिकम स्मॉल। एंड एट अ टाइम, एक टाइम पर ऐसा आएगा कि जितना छोटा, ज्यादा छोटा फेस हो जाएगा, इट विल अपीयर दैट यू आर नो मोर। क्लियर? अब बोल रहा है एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ द जियोस। अब बोलता है माय वेजिटेबल लव शुड ग्रो। हमारा जो ये वेजिटेबल लव है, क्या वेजिटेबल लव, इसको लग रहा है कि डेट माय लव इज नॉट मैच्योर्ड इनफ, है ना, वेजिटेबल लव शुड ग्रो। उसको लग रहा है कि हमारा जो लव, ये जो प्यार है मैच्योर्ड नहीं है, इमैच्योर है। ठीक है, अभी ग्रीन इन कलर्स में, हमारा जो प्यार है अभी हरा है, लाल नहीं हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है कि माय वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर एंड मोर स्लो। वेजिटेबल्स जिस तरीके से पकते हैं धीरे 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 धीरे, वेजिटेबल्स जिस तरीके से वो है ना, उसका जो समय का जो प्रहार होता है उसमें धीरे धीरे, तो बोलता है कि हमारा भी ऐसा प्यार से बना जो हमारा किंगडम है, ठीक है, एम्पायर जैसा जो हमारा जो लव जो है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता, कोई टेंशन ही नहीं था। ठीक है, अब देखो ये निहारने का बात करता है। ऐसा अगर होता, एंड 100 ईयर्स शुड गो टू प्रेज, मैं 100 साल तक तुम्हारी प्रशंसा करता। एंड देन किसको, तुम्हारी आंखों को 100 साल तक देखता। ठीक है, एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, और तुम्हारे माथे को, जो फोरहेड है उसको 100 साल तक निहारता, ऐसा देखता रहता कि हाउ द रिंकल्स कम आउट, हाउ, मतलब कि कैसे क्या होता है, पूरा चीज वो देखता। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा समय होता ना कि धीरे धीरे हर एक चीज को बारीकी से, अगर इसके पास इतना ज्यादा समय होता तो ये समय को, जो टाइम है, ठीक है, टाइम को ये बारीकी से ये पकड़ता कि किस तरीके से समय जो है अटैक करता है हर एक लकीर को, कि आखिर लकीर पढ़ना स्टार्ट कैसे हुआ है। ठीक है, जो फेस पर जो झुर्रियां है, रिंकल्स है, रिंकल्स आना कैसे स्टार्ट हुआ है, हर एक चीज को बारीकी से ये पकड़ता कि समय आखिर ये फल, ये अखरोट जो है, हेजल सेल्स जो है, किस तरीके से पकाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑटम एंड द सन। एज यू कैन फाइंड द क्लियर डेफिनेशन, है ना, इन ओड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। बीजी क्या था उसमें सन के साथ मिल करके ऑटम सीजन बीजी होना चाहता ताकि फल को, है ना, टू द कर्नल, KERN, कर्नल, अंदर तक पकाया कैसे जाए। हेजल सोचो पक जाता है, काजू पक जाता है, छोटे छोटे जो अखरोट होते हैं वो किस तरीके से, सोचो एकदम जो इतना ज्यादा हार्ड होते हैं वो भी पक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सन। ऑटम जो है वो क्या बोलता है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, बोलता है ना, क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। उसके साथ षड्यंत्र रचता है कि किस तरीके से हर एक फल को पकाना है, कंस्पायरिंग बिटवीन हाउ टू लोड एंड प्लेस। क्लियर? देखो, तो बोलता है कि 100 साल तक मैं निहारता, मुझे पता चलता कि समय होता क्या है, लेकिन ये जो समय का जो रथ है ना, इतने तेजी से मेरे पीछे आ रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि अब क्या होगा, है ना। अब देखो, and 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze 200। अब देखो क्या बोलता है, तुम्हारी फेस को प्रेज करता 100 साल तक, और तुम्हारे माथों को देखता रहता 100 साल तक। अब देखो क्या बोलता है, अब 200 साल तक टू एडोर ईच ब्रेस्ट, तुम्हारी खूबसूरती को, ठीक है, जो को यहां पर बताया है बिकॉज इट इज इरोटिकल पोएम। तो ब्रेस्ट जो है, जो वुमेन ब्रेस्ट होता है, ठीक है, ये क्या पोएट बोल रहा है समझना यहाँ पर। देखो, एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन एंड देयर आर मेनी अदर ऑल्सो, है ना, दे राइट द पोएट्री इन द स्टाइल ऑफ इरोटिका। ठीक है, ये दिखाना क्या चाह रहा है कि देखो, बॉडी का इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि जिस टाइम पर जो बॉडी का जो उभार होता है, ठीक है, उस टाइम पर समय जो है, समय अपना प्रकोप अच्छा से दिखाना स्टार्ट करता है, और जो जिस चीज के लिए बना उस चीज वहां समय पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई इन इंडियन मिथोलॉजी आल्सो द मैरिज इज कंसिडर्ड एज द, है ना, द मोस्ट प्रायर थिंग। इंडिया में कंसिडर किया जाता है कि समय पर शादी हो जाना, समझ में आ रहा है, समय पर शादी हो जाना, ये चीज हमारे इंडियन मिथोलॉजी में और बहुत सारे जगह ये बोला भी जाता है। तो ये क्या बोला, 200 साल तक मैं ये देख पाता कि तुम्हारे जो खूबसूरती है, जो ब्रेस्ट है, किस तरीके से शेप में है एंड किस तरीके से वो अनशेप्ड होता है। समझ में आ रहा है,
किस तरीके से ये जो यूथफुलनेस है, मतलब ये जो जवानी है, किस तरीके से ढलता है। मैं 200 साल तक देखता, 200 साल तक मुझे देखता, निहारता रहता। 100 साल तक तुमको प्रेज करता, तुम्हारे फोरहेड को देखता, 200 साल तक तुम्हारे बॉडी को देखता। क्लियर? 200 और each breast, but 30,000 to the rest, और 30,000 और 30,000 years है ना टू द रेस्ट। मतलब पूरा एक एज ही, एक पूरा एक जो होता ना, एक जो चलता है पूरा धरती, वो पूरा समय ही तुम पे गुजार देता। ठीक है। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, एंड द लास्ट एज, जब मेरा अंतिम आता जिंदगी, ठीक है, लास्ट एज शुड शो योर हार्ट फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेट। और ये मैं बताता कि लेडी तुम इतना प्रशंसा, इतना ज्यादा प्रेज, इतना सालों तक प्रेज करना, अगर मैं करता हूं तो ये तुम डिजर्व करती हो। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? अब देखो क्या बोलता है, नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट, इससे नीचे तो मैं कुछ प्यार नहीं करता, कम से कम इतना तो जरूर करता। See, it's you can relate this line with a comical, है ना, funny thing यहाँ पे बोला है। But at my back I always hear times being chariot hurrying near। लेकिन मैं हमेशा फील करता हूँ कि कुछ तो है, किसी का आवाज तो है मेरे कानों के पीछे, वो आ रहा है। उस चलने का उसको चलने का जो व्हील का है ना, व्हील का जो आवाज है वो मेरे कानों में आ रहा है। अब वो किसका आवाज है पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ आने को है, और सरपास जब वो करेगा, जब मेरे बगल से गुजरेगा तो मुझे जरूर लेकर जाएगा। इतना तो फील हो रहा है। एमिली डिकिंसन क्या बोलती है कि सबसे धीरे चलने वाला अगर किसी का रथ है तो किसका है? समय का। इतना स्लो चलता है ना, किसी को नहीं छोड़ता है, उससे कभी मिस्टेक नहीं होता। जो हमेशा जल्दीबाजी में रहता है, ठीक है, उससे हमेशा मिस्टेक होता है, और जो हमेशा धीरे चलता है, ठीक है, उससे कभी मिस्टेक नहीं होता। तो समय का जो रथ है, ठीक है, वो इतना धीरे धीरे चलता है ना कि जब तुम कितना फास्ट चलो, कभी तो धीरे चलोगी, कभी तो धीरे चलोगे, या तो तुम गिर जाओ उसके बाद धीरे हो जाओ। सपोज यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल एंड सडनली तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है कि स्टॉप दैट, बट द चैरियट, बट द व्हीकल ऑफ द डेथ, है ना, इज कॉन्टिन्यूअसली रनिंग। ये धीरे धीरे चल ही रहा है, चल ही रहा है, ये नहीं रुकता कभी, धीरे धीरे चलता ही रहता। बट योर व्हीकल हैज द फ्यूल, है ना, फ्यूल फिलिंग सिस्टम। when your fuel is empty, so your vehicle can be stopped, but the vehicle of the death does not need any fuel to run on the road। तो वो हमेशा चलता है। लेकिन तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल जरूरत है, तो when you will reach your destination, we will stand to take some fuel, filling your vehicle। So at that time हो सकता है वो रथ धीरे धीरे आए और सरपास करे वहां से, तुमको देखेगा, अच्छा तुम रुके हो यहाँ पर, आओ चलो। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट। ठीक है, समय का जो रथ है ना, वो धीरे धीरे आ रहा है, मतलब लग रहा है ना कि कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है, तुमको फील कराएगा। बोलते हैं ना, मौत जिसका जब किसी का आता है तो ऐसे समय में, लास्ट समय में उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, ऐसे बोला जाता है, इंडियन मिथोलॉजी में बताया जाता है। ठीक है, उसको लगता है कि अंदर से उसको कुछ फीलिंग आएगा कि कुछ होने वाला है। और एक चीज ध्यान रखना, जो इस दुनिया के सबसे खराब लोग हैं, द वर्स्ट पीपल ऑफ दिस जनरेशन, है ना, वो हमेशा बोलते हैं कि हम ये करेंगे और करता गलत, बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, बार बार गलत काम कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, बाहर फिर आ रहे हैं, फिर गलत काम कर रहे हैं। समझना, जो अभी तक बदला नहीं सुधरा है, मौत के टाइम पर 1 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले वो सुधर जाता है, क्योंकि उस टाइम पर उसको फील होता है कि आई डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विथ दिस अर्थ। उसको ऐसा फील होता है कि मे बी समवन इज स्ट्रेचिंग आउट, कोई तो है जो मेरा आत्मा को अजीब तरीके से खींचना चाह रहा है, मुझे खींचना चाह रहा है, कोई तो है। एंड यू डू नॉट हैव होल्ड अपॉन दैट थिंग, तुमको उस पर कोई पकड़ नहीं होगा, तुम्हारा आत्मा को खींच लिया जाएगा कहीं और दुनिया में। एंड यू डू नॉट होल्ड दैट थिंग। डॉक्टर फास्टस पढ़े हो ना, लास्ट में क्या बोलता है, काश व्हेन ही इज अबाउट टू कंप्लीट हिज 24th आवर, ओके, तो बोलता है क्या, काश पहाड़ जो अगल बगल दिख रहे हो, काश पहाड़ आकर मेरे ऊपर ठहर जाए, रुक जाए, मुझे ढक दें, ताकि ये लूसीफर है, मैं मेफिस्टोफेलिस आकर के मेरा आत्मा को न ले जा पाए।
Suppose you have done wrong in your life, and you know very well about your past deeds, है ना? And ultimate time when it will approach you, you will start running, है ना? तुम भागना स्टार्ट करोगे। और कुछ अगल बगल जो कुछ ऐसे छोटे बच्चा को मारते हो तो वो देखता है कहीं छुपने का जगह, वो छुप जाता है। तो इंसान है, इंसान ऐसा तो नहीं है कि वो हाइड एंड सीक खेल रहा है। हाइड एंड सीक गेम तो नहीं ना खेल रहा कि तुम जाओ छुपो तुमको आके पकड़ेंगे। इंसान है। डॉक्टर फास्टस बिल्ड डिटरमाइंड मैन, है ना, बिल्ड नॉलेजेबल मैन। वो इतना ज्यादा नॉलेज था उसके पास कि ही वेंट फॉर लर्निंग द ब्लैक मैजिक कॉल्ड नेक्रोमेंसी। उसको सीखने के लिए वो जाने लगा, है ना, इतना ज्यादा बुद्धिमान था। तो वो थोड़ी हाइड एंड सीक खेलेगा, वो कैसा हाइड एंड सीक खेलेगा? वो ऐसा जगह छुपना चाहेगा उसको कोई ना ले पाए, कोई उसका आत्मा को ना पकड़ कर ले जाए। वो आत्मा का सौदा किया था किससे? मेफिस्टोफेलिस से। मेफिस्टोफेलिस बोला कि ठीक है 24 जब तुम्हारा साल कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बदले मैं तुम्हारा आत्मा को लूंगा। तुम्हारा आत्मा को गॉड के हैंड में डिलीवर नहीं किया जाएगा, तुम्हारा आत्मा को हम भगवान को नहीं देंगे, नहीं सौंपेंगे, तुम्हारा आत्मा हम लेकर जाएंगे। पैंडेमोनियम तुम्हारा आत्मा को हम लेकर जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फिर उसको चारकोल से साइन करवाता है ना, अपना खून से साइन करवाता है उसको, समझ रहा है? खून से साइन करवाता है। जब वो खून निकालता है अपना, तो उस समय उसका खून फ्रीज हो जाता है। उसे पता चलता है द गुड और द बैड एंजल्स हैव देयर, है ना, डिसीजंस। दे वर सपोर्टिंग डॉक्टर फास्टर दैट डॉक्टर फास्टर शुड नॉट टेक दिस डिसीजन राइट अवे, बिकॉज वन स्मॉल डिसीजन, है ना, वन स्मॉल रॉन्ग डिसीजन कैन लीड योर लाइफ टू डिस्ट्रक्शन। तुम्हारा ये छोटा सा डिसीजन लेना भगवान के अगेंस्ट में कैन लीड यू टू द फेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुमको बर्बाद कर सकता है। सो डिस्ट्रक्शन इज द थीम, टाइम अगेन अप्रोचिंग। एक बुद्धिमान आदमी बचना चाहेगा तो कैसे बचेगा? तो बोलता है पहाड़ आए मुझे ढक ले, क्योंकि वो पता है अब ये थोड़ी है कि तुम ठीक है मेफिस्टोफेलिस हम छुप रहेगा, तुम ढूंढ लिया तो हम तुमको तुम्हारे साथ चलेंगे, ऐसा थोड़ी, मजाक थोड़ी गेम चल रहा है। The duty is, अब सुनना, but at my back, I always hear time winged chariot hurrying near, and yonder all before us lie, है ना, deserts of vast eternity। क्या बोल रहा है सुनो, समझना इस लाइन को। बोल रहा है but at my back I always hear time winged chariot hurrying near me, आ रहा है, and yonder all before us lie, हम लोग को दिख रहा है, सबको सामने पता चलता है, deserts of all vast eternity। अब बोल रहा है क्या? Thy beauty shall no more be found, nor in thy marble vault shall sound। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझना। बोलता है क्या? Thy beauty shall no more be found। अगर ये एज चला गया, ठीक है, अगर ये एज चला गया तो रिंकल्स वुड बी देयर एंड अल्टीमेटली विल डाई, तुम मर जाओगे। तो तुम्हें जब दफनाया जाएगा, दफनाने के बाद जब तुम्हारा बॉडी एक शेप ले लिया ऐसे, तुम्हारा बॉडी, ठीक है, कब्र में, तो वो जो वॉर्म्स है, कीड़े मकोड़े, दैट विल ट्राई योर लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी। तुमने जो अपने यूथ में, अपने जवानी में जो चीज के लिए जवानी जाना जाता है, अगर वो चीज तुमने उस एज में नहीं किया, ठीक है, तो तुम्हारा जो तुमने बचा रखा था, क्योंकि समय तो भाई आ गया, समय तो चलता रहता है, चल रहा है स्पीड में, ठीक है, तो जो तुमने बचा रखा था वो वॉर्म्स क्या करेंगे? उसको आने का और खाने का प्रयास करेंगे। और सिर्फ समय, वो जो वॉर्म्स है वो क्या दिखा रहा है? समय दिखा रहा है। वो आएंगे और वॉर्म्स क्या करेंगे? ट्राई करेंगे, खा जाएंगे, ठीक है, अब समझो। तो फिर हमारा जो लस्ट है वो टर्न इनटू एसेस। फिर मेरा जो थोड़ा बहुत था कि तुम्हारे साथ जाते, ये करते, एंजॉय करते, ये करते, वो किस चीज में टर्न हो जाएगा? दैट विल टर्न इनटू एसेस, विल बर्न, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी डिस्ट्रॉयड। एक साथ दो चीज का डिस्ट्रक्शन, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ योर थॉट एंड द डिस्ट्रक्शंस, है ना, which is laid in the grave by the bombs। हमेशा बोलता है डिस्ट्रक्शन क्या होता है, तो बोलता है जब अर्थक्वेक आता है तो डिस्ट्रक्शन होता है। अर्थक्वेक एक बार आया, डिस्ट्रॉय किया, तुमको लगने लगा कि अर्थक्वेक, बाढ़ आया, भूकंप आया, इतना जोर मात्रा में तुमको भूकंप तंग किया ना कि तुमको लगने लगा कि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन देयर आर मोर, है ना, superior destructions that is always going and going, continuing, which is not visible, the destructions which is caused by the bombs in the grave।
is the vast destructions, which the vast destruction superior to the destructions of flood and earthquake, which is not visible. It is also the theme supported by John Donne. बोलता है क्या कि जो डिस्ट्रक्शंस तुमको दिखते हैं बस उस पे तुमको लगता है कि हाँ ये डिस्ट्रक्शंस जो 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 ऐसा कुछ बड़े मात्रा में तुमको है ना डिस्ट्रक्शन हुआ है तुमको दिखा तो तुमको लगने लगता है कि ये डिस्ट्रक्शन बहुत ही बड़ा है. मे बी अर्थक्वेक, वोल्केनो, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो जो होता है तुमको लगने लगता है क्या कि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है भाई, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया है ना, बिल्डिंग गिर गया. इससे भी पहले से और बहुत तादाद मात्रा में पहले से जो वॉर्म्स जो डिस्ट्रक्शंस ग्रेव के अंदर कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्शंस का क्या, वो डिस्ट्रक्शंस उससे भी बड़ा डिस्ट्रक्शन कब से चला आ रहा था, लेकिन उसको लोग नहीं मानते. बिकॉज क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो उसका इमेज कभी भी आंखों के सामने नहीं आता. इंसान का ये फितरत होता है, जो डिस्ट्रक्शन तुम्हारे आंखों के सामने दिखेगा उसी डिस्ट्रक्शन को लेकर के तुम हमेशा बात करोगे, बट वो डिस्ट्रक्शन जो तुमको दिख नहीं रहा उसके बारे में कितने सारे लोग मरते हैं. एक बार अर्थक्वेक आया 1 लाख आदमी मरे, 1 करोड़ आदमी तो डेली, 50 लाख आदमी डेली मर रहा है, 20 लाख आदमी डेली मर रहा है, उसका क्या? और जो पहले से मर चुके हैं उसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसका क्या? तो डिस्ट्रैक्शंस, कीड़े मकोड़े जो वॉर्म्स होते हैं उससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता. और नहीं विश्वास है तो जो आदमी मर चुका है, जो आदमी भूकंप से मरा है, अर्थक्वेक से मरा है, ठीक है, वो आदमी का बॉडी अब कब्र में ही जाएगा ना, तो अगेन द बॉम्ब विल क्या डिस्ट्रॉय. ठीक है, अब देखो, दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड नॉर इन दाई मार्बल वॉल्ट शैल साउंड, है ना. बोलता है कि दाई ब्यूटी, तो तुम्हारा ब्यूटी, शैल नो मोर बी फाउंड, तो तुम्हारा ब्यूटी कहीं अब नहीं दिखेगा क्योंकि समय आ चुका होगा. नॉर इन दाई मार्बल वॉल्ट, जिस मार्बल वॉल्ट, जिस कब्र में तुम्हें दफनाया गया उस मार्बल वॉल्ट का भी खूबसूरती, मतलब उसमें भी तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे अस्तित्व पे कहीं नहीं दिखने वाले. नो मोर बी फाउंड नॉर इन दाई मार्बल वॉल्ट शैल साउंड माई कोइंग सॉन्ग, देन वॉर्म शैल, ठीक है, बोल रहा है क्या देखना, वॉल्ट शैल साउंड माई कोइंग सॉन्ग, देन वॉर्म शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी. तो कीड़े मकोड़े क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो आएंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे, सबको खाएंगे. आई विल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी. क्लियर? एंड योर क्विंट ऑनर टर्न टू डस्ट, और ये जो तुम्हारा अट्रैक्टिव और अनोखा जो अंदाज था मना करने का या फिर मान जाने का, अगर समय पे मान जाती तो ये भी अनोखा एक अंदाज होता है, अगर नहीं मानी तो ये भी एक अनोखा अंदाज अकॉर्डिंग टू मी लिया गया है. तो बोल रहा है योर क्विंट ऑनर टर्न टू डस्ट, तो ये तुम्हारा ना मानने का और इनकार करने का ये तुम्हारा जो अनोखा अंदाज है ये किस चीज में परिवर्तित हो जाता, किस चीज में ये कन्वर्ट हो जाता, डस्ट में कन्वर्ट हो जाता. एंड इनटू एसेस ऑल माय लस्ट, सो साइमल्टेनियसली देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ टू सोल. अगर एक मक्खी आया, पहले इसका खून चूसा लवर का, दूसरा में इसका खून चूसा, अब वो एक टेम्पल, डिवाइन टेम्पल है, ठीक है, एक छोटा सा मक्खी डिवाइन टेम्पल है, उसमें 3 खून है, एक तो खुद का उसका, एक उसका लवर का और एक और लवर का, एक कपल का, पहले एक लड़की को उसका खून को लिया, वो आया चूसा, फिर दूसरा लड़का का खून चूसा और उसका खुद का खून. तो ये जो डिवाइन जो ये जो मक्खी है इसमें कितना खून है, 3 खून है, ठीक है, और ये मार देती है. समझ में आ रहा है? तो एक साथ कितने आदमी का मौत हुआ, 3 आदमी का. टेम्पल डिवाइन. जॉन डन का जो मेटाफिजिकल जो स्टाइल है ना, उसे कहीं ना कहीं टू इच क्वाइम सॉरी एंड्रयू मार्वल भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, उससे भी हम देखें, क्योंकि जॉन डन along with एंड्रयू मार्वल, रिचर्ड क्रासा, हेनरी वॉग, अब्राहम कॉल एंड मेनी अदर्स, है ना, दे आर फ्रॉम द क्या, फ्रॉम द फेज ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. They started the era of metaphysics. मेटाफिजिक्स से स्टार्ट हुआ, दैट इज एज ऑफ बोला जाता है उसमें ना, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. अब उसके बाद फिर डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एक स्टार्ट हुआ एज, ठीक है, जिसमें टी.एस. इलियट बताता है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज द थ्योरी गिवन बाय टी.एस. इलियट. याद रखना, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी कब स्टार्ट हुआ था, कब, मेटाफिजिकल, कहने का मतलब एलिजाबेथन पीरियड, उसके बाद कौन सा आया, जैकोबियन. तो ईयरली जैकोबियन एलिजाबेथन पीरियड के पास ही ये सीमित कर रहा गया. उसके बाद फिर एक नया रीजन लॉजिक का स्टार्ट हुआ, न्यू क्लासिकल. उसके बाद फिर आया
रोमांटिक, वो अलग ही आया दिमाग लगाने वाला। रोमांटिक में क्या बोला है, ये सब कुछ नहीं मानते हैं हम। क्या मानते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ रोमांटिसिज्म को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, इमोशन मानते हैं, फीलिंग मानते हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर से कौन सा आया? विक्टोरियन। अगेन स्टार्टेड क्या? विक्टोरियन में क्या हुआ? रियलिटी, रियलिज्म। आई कंसिडर ओनली द थिंग विच अपीयर्स रियलिस्टिक टू मी। देखो ना मिडिल मार्च में जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स एंड मेनी अदर्स, ये सब क्या स्टार्ट किया? ये सब रियलिज्म स्टार्ट किया, ठीक है। रियलिटी। अगेन मॉडर्न में जब आते हैं, अगेन जब मॉडर्न में आते हैं तो फिर से एक बार इतिहास दोहराया। उसमें क्या आया? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी अगेन अपीयर्ड ऑन द स्टेज, है ना, विद द हेल्प ऑफ द राइटर टी.एस. इलियट एंड मेनी अदर्स। उसमें बताता टी.एस. इलियट आकर निकाला मेटाफिजिकल पोइट्रीज को, वर्क लिखा 1921 में पब्लिश कराया। और उसमें क्या बोला? जॉर्डन का जो स्टाइल है फिर से देखने को मिल रहा है। कैरोल एंड डफी, the first woman poet laureate of England, she started in a style called metaphysical poetry. See the poem Valentine. Onion, प्याज, प्याज का ये है ना गोल, वो एडजस्टेबल है, किसी को भी पाना एडजस्ट हो जाएगा, नो नीड टू वरी आएगा साइज या नहीं आएगा, ठीक है। साइंस बेस्ड मेटाफिजिक्स अगेन अपीयर, ठीक है। इसका जो फ्रेग्रेंस है रिंग का, इट विल नेवर है ना लेट आउट, वो कभी बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। अगेन कॉन्सेप्ट अपीयर। सो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, है ना, सेंसिबिलिटी कब से कब तक चला? जैकोबियन टू विक्टोरियन, एंड अगेन जो unification of sensibility appeared in the modern or the postmodern era, and now there are many poets who are writing in the style of metaphysics का स्टाइल फिर से लोग दोहराने लगे। मेटाफिजिक्स का अंदाज ही कुछ अलग होता है। सिलोजिज्म लाना, रीजन्स को लाना, बहुत सारे फील्ड को लाना एक साथ, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, है ना, पोइट्री, साइंस, है ना, जितने भी बहुत सारे फील्ड एक साथ लाके वर्क कराना, एंड अगेन रीचेस टू अ कंक्लूजन, दैट इज द स्टाइल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। समझ में आ रहा है? नाउ वी आर एक्चुअली leading towards the completion of our poetry, and your quaint honor turned to dust and into ashes all my lust. The grave, this is the most important line, line इसको underline करना, the grave's fine and private place, but none I think do their embrace. This is the most important line. The grave a fine and private place, the grave a fine and private place. The video is working na? The storage is full. No. देखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, समझना। द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, बट नन, है ना, बट नन I think do their embrace, समझना। What is embrace? What is embrace? Embrace क्या होता है ये बताओ। What is embrace? Embrace का मतलब होता है आगोश में लेना, मे बी हगिंग, embrace, समझना। यहां पर बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू द पोएट्री, द सेंसेस यू फाइंड इन रिलेशन टू द पोएट्री, क्लियर? अब समझना। एम्ब्रेस क्लियर? देखो बोलता है द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, बहुत ही अच्छा लाइन है, देखना। बट द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, बोलता है क्या? समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा लाइन, बेखूबी, बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्रेट किया गया यहाँ पे। देखो द ग्रेव्स, ठीक है, द ग्रेव्स, ये जो कब्र है, कब्र में अगर तुम चले गए तो इससे अच्छा प्राइवेट प्लेस कुछ हो ही नहीं सकता, समझना। द ग्रेव अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, इससे बेहतरीन और इससे अच्छा प्राइवेट प्लेस कुछ हो ही नहीं सकता अगर तुम कब्र में चले गए तो। याद है पोयम ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप, ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप, है ना? क्या बोलता है? लेट मी डाई अनलमेंटेड, मुझे लेटाना, और मुझे इस तरीके से लेटाना, है ना, कि लोग मुझे पहचाने ही नहीं, अननेम्ड, मेरे कब्र के ऊपर कोई नाम नहीं, लोग मुझे पहचाने नहीं, इस जगह पर लेटाना और ऐसी जगह पर लेटाना।
यहां तक कि मेरे कब्र के ऊपर, कॉफिन के ऊपर जो मार्बल वॉल्ट जो होगा उसको भी पता ना चले कि इस कब्र के अंदर कौन है, बिकॉज आई वॉन्ट टू डाई अलोन. And there we find the concept, there we find the meaning, the actual theme of solitude, ode on solitude. The poetry defines itself where when we get the line, है ना, कौन सा line? Let me die unlamented, unnoticed. तो बोलता है क्या कि ये जो ग्रेव में तुम चले गए मरने के बाद एक बार, तो इससे अच्छा और प्राइवेट प्लेस कुछ हो ही नहीं सकता. और एक बात समझना कि बट नन आई थिंक, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैं सोचता हूं, आई थिंक डू देयर इम्प्रेस कब्र के अंदर, बिकॉज अ कपल ऑलवेज नीड्स अ प्राइवेट प्लेस. कपल को हमेशा प्राइवेट एक अच्छा प्राइवेसी चाहिए ताकि उन लोग दोनों अपना टाइम स्पेंड कर सके. ठीक है, तो कब्र के अंदर, ठीक है, उससे अच्छा और उससे ज्यादा प्राइवेट प्लेस जहां पे प्राइवेसी तुमको मिले, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. उसके बावजूद भी अगर जहां तक मैं सोच सकता हूं, मैं सोच पा रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि उसके बावजूद भी लोग अंदर जाकर एक दूसरे को हग नहीं कर सकते, एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते. कहने का मतलब जब तुमको सब कुछ खुद ब खुद प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो अल्टीमेट जो तुम्हारा जो चीज है, जो चाहत है, वो तुम अडॉप्ट कर ही नहीं, कभी तुम उसको वो अडॉप्ट कर ही नहीं सकते. ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. जब तुमको बोल दिया जाए कि सुनो बाबू, तुमको सब कुछ प्रोवाइड कर दिए, तुम ये करो, तुम कर ही नहीं पाओ. तो बोलता है क्या, अ ग्रेव्स ऑफ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस. एक कब्र में एक लवर का इच्छा होता है कि एक प्राइवेट प्लेस, प्राइवेसी चाहिए. कब्र में इससे अच्छा, कब्र में जब एक लवर जाता है, कब्र में इससे अच्छा और इससे ज्यादा प्राइवेट प्लेस कुछ मिल नहीं सकता. जहां तक मेरा सोचना है, जहां तक मेरा पोएट का कहना है, क्या, बट नन, कोई भी नहीं, बट नन, कोई भी नहीं अंदर जाकर एक दूसरे को हक कर सकता है, बात कर सकता है, बोल सकता है, और यू कैन नॉट टच. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. And therefore, while the youthful hue sits on thy skin like morning dew, and now therefore, जब तक while the youthful hue sits on thy skin, youthful hue का मतलब समझना. youthful hue का मतलब कि जो एक ड्यू ड्रॉप्स की तरह मानो. ठीक है, ये जो जवानी का जो अंदाज है, जवानी का जो सुर्ख है, जो तुम्हारे जब तक तुम्हारे स्किन पर बैठा हुआ है, ठीक है, तब तक ही तुम्हारा समय चल रहा है यंग का. एंड वंस इट विल कम आउट ऑफ योर बॉडी, है ना, तो आपका जो एज है, आपका जो ये जो डिकम्पोजिशन है, it will start will lead the age of destruction. You will not find that the beautiful hue is actually sitting onto your face, onto your body. कहने का मतलब, नाउ कमिंग टुवर्ड्स मेटाफिजिकल, हाउ आई अप्लाई मेटाफिजिक्स इन द पोएट्री. समझो, जो हमारा फ्रेग्रेंस लगाते हैं, द फ्रेश फ्रेग्रेंस, ये लिखा रहता है उसमें फ्रेशनेस, फ्रेग्रेंस का ये कौन सा स्प्रे है, ये तो फ्रेशनेस से भरा हुआ है, तो लिखा रहता है फ्रेशनेस, ये इसका फ्लेवर है. तो फ्रेशनेस तुम मारो, जब तक वो फ्रेशनेस दिख रहा है, सुगंध आ रहा है, यू विल कंसीडर दैट यू आर यंग. एंड वंस इट इज वो खत्म हो गया, तो यू विल फाइंड दैट दिस इज माई बॉडीज, है ना, स्मेल, ये बॉडी का स्मेल है. तो जब तक वो है तब तक तुमको फील करना होगा, और उसी टाइम पर वो फ्रेग्रेंस का मजा है, बाकी खत्म. And therefore, while the youthful sits on thy skin like morning dew, and while thy willing soul turns fire at every pore with instant fire, और हर एक टाइम पर तुम्हारे सोल को इस तरीके से उमंग जगेगा कि नहीं, ये है ना, मतलब कि पैशनेट इंटेंसिटी के साथ तुम्हारा सोल फील होगा. बोलता है क्या, and where thy willing soul turns fire at every pore with instant fire, now let us sport us while we may. तो क्यों ना हम लोग इस चीज को, जब ये सच में लगता है कि नहीं अब ये वक्त आ गया है, ठीक है, तो क्यों ना एक दूसरे से अब मिंगल हो जाए, एक दूसरे से वो चीज, वो जो यूथ होने का तुमको दर्शाता है, ठीक है, यूथ होने का जो तुमको दर्शाता है, क्यों ना वो चीज तुम्हारे साथ वो हो जाए. ठीक है, कमला दास बोलती है एक पोएट्री में, लुकिंग ग्लास में, क्या बोलती है कि जो चीज तुम्हें एक औरत होने का प्रतीक बनाता है, ठीक है, वो चीज अपने मेल को दे दो. This is most तुम बोल सकते, that's why she is considered as the
है ना, कन्फेशनल पोएटेस उसको माना जाता है, क्योंकि वो कन्फेशन ऐसे ऐसे तरीके से वो कर रही है ना। लुकिंग ग्लास पढ़ना सिलेबस में भी है, पढ़ाएंगे उसको बाद में। लेट अस सपोर्ट अस व्हाइल वी मे एंड नाउ लाइक एमरस बर्ड ऑफ प्रे। तो हम लोग दोनों क्यों ना हम लोग दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और हम लोगों दोनों का सपोर्ट करने के मतलब हम लोग दोनों अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। व्हाइल वी मे एंड नाउ लाइक एमरस बर्ड ऑफ प्रे, किस तरीके से, जिस तरीके से एक पक्षी दूसरे पक्षी के पास आकर के क्या करता है, तो मैं, ठीक है, क्लियर। रादर एट वंस आवर टाइम डिवोट। अब ये क्या बोल रहा है, टाइम, ये वक्त जो है हम लोगों को खा ना जाए, ये वक्त जो है, ठीक है, हम लोगों का स्किन को टच कर करके वो खा ना जाए। कहने का मतलब वो कीन कर करके वक्त तुम्हारे स्किन को इस तरीके से दबाएगा, खाएगा, अपने पाँव से अपने जौ से खुरेचेगा ना कि तुमको मौका भी नहीं देगा, तुम्हारा इतना जल्दी टाइम चला जाएगा। रादर एट वंस आवर टाइम डिवोट द लैंग्वेज इन इज स्लो चैप्ट पावर। और क्या करेगा वो, लैंग्वेज इन इज स्लो चैप्ट पावर। देखो यहाँ पे चैप्ट का मत CHAF समझना, CHAFTS, चैप्ट। चैप्ट एक स्कॉटिश वर्ड है, समझना क्या है, CHAFTS। चैप्ट क्या है, स्कॉटिश वर्ड है जिसका मतलब होता है जॉ, ठीक है। तो समय जो है किस तरीके से तुमको खा जाएगा, अपने जॉ को यूज करते हुए तुमको पता नहीं चलेगा। क्लियर। And now, like Emerus word of prey, rather at once our time devote, then language in its slow chapped power, let us roll our all our strength। तो क्यों ना हम लोग पूरा स्ट्रेंथ अपना बचा करके and all our sweetness up into one ball। हम लोग सब अपना स्वीटनेस को एक बॉल में ऐसे कैद कर लेते हैं और इसको इस तरीके से यूज करेंगे ताकि, है ना, ताकि हम लोग दोनों का ये जो समय है अच्छे से यूटिलाइज हो पाए, क्योंकि समय बीत रहा है। क्लियर। एंड टीयर आवर प्लेजर्स विथ रफ स्ट्राइफ, है ना, थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। और ये जिंदगी में बहुत ऐसे वक्त, ऐसे पल आएंगे जिसमें तुमको लगेगा कि जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कठिन जा रहा है, दैट यू आर एक्चुअली पासिंग थ्रू अ वेरी बैड डेज और डिफिकल्ट टाइम। तो इस टाइम पर अगर ये हमारे इंटेंस पैसिनेट इंटेंसिटी जो हमारे अंदर भरा है, अगर इसको हम यूज कर देंगे तो वो वक्त भी चला जाएगा। तो क्यों ना हम उस वक्त को अच्छा से निखारते अपने लाइफ में लाते हैं। क्लियर। अब बोलता है थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या, जब हमारी जिंदगी का बुरा दिन चल रहा होगा, ठीक है। Thus, though we cannot make our sun and stand still, हम लोग अपने सूर्य को रोक नहीं सकते, कहने का मतलब हम लोग अपने समय को रोक नहीं सकते, तो कर क्या सकते हैं। एक लाइन फिर से यहां पर देखो, the last two line of two square meters, we are about to finish the poetry। देखो समझना, thus though we cannot make our sun, thus है ना, though we cannot make our sun stand still, clear, yet we will make him run, we will make him run, clear, run। समझना। The last line, we are going to finish our poetry। बोलता है thus we cannot make our sun stand still। बोल रहा है कि हम लोग अपना सूर्य को रोक नहीं सकते, मतलब हम लोग अपना समय को रोक नहीं सकते। क्या बोल रहा है, we cannot make stand still our sun, हम लोग अपना सूर्य को रोक नहीं सकते। यहां पर बता रहा है क्या कि हर एक लवर के लिए अपना जिंदगी को चलाना, ठीक है, उसके लिए एक अलग तरीका होता है। तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चला रहे हो, वो अपनी जिंदगी को अलग तरीके से चला रहा है। सूर्य एक ही है, लेकिन सबके लिए वो सूर्य अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज में प्रतीत होता है। चंद्रमा एक ही है, तो किसी के लिए चंद्रमा खुश है, किसी के लिए चंद्रमा दुखी है, ठीक है, ये प्रतीत होता है। एथल टेनिसन ऑल्सो, ये जो थीम है ना, तुम देख रही हो कुछ और पर्सपेक्टिव से, वो कुछ और पर्सपेक्टिव से, ऑब्जेक्ट वही है, ठीक है। बोला thus we cannot make our sun, इसलिए बोल रहा है क्या, हम लोग अपना सूर्य को रोक नहीं सकते। इसके लिए इसको लग रहा है कि हम लोग अपना सूर्य को रोक नहीं सकते, मतलब कहने का हम लोग अपना समय को रोक नहीं सकते, ये बीतता चला जाएगा, स्टैंड स्टिल, बीतता चला जाएगा।
रोक नहीं सकते हैं सूर्य को, येट वी विल मेक हिम रन। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, तो छोड़ देते हैं खाली। तो जो हम होल्ड करना चाह रहे थे समय पे, क्या बोल रहा है फिर से सुनो, बोलता है कि वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल। हम लोग अपने समय, अपना सूर्य को, अपने समय को, सन इज एक्चुअली टाइम, हम लोग अपने सूर्य को, अपने समय को रोक नहीं सकते। वी कैन नॉट हैव अ होल्ड अपॉन टाइम, वी कैन नॉट हैव अ होल्ड अपॉन सन, हम लोग रोक नहीं सकते। तो फिर कर क्या सकते हैं, तो छोड़ देते हैं, वक्त को छोड़ देते हैं ताकि और स्पीड से हो सके चलने लगे। रुकेगा तो नहीं, कम नहीं होगा, हो सकता है मेरे लिए और स्पीड से चले। तो समय पे अगर हम होल्ड नहीं कर सकते तो छोड़ देते हैं, मतलब जो हम लोगों को एंजॉयमेंट करना है वो कर लेते हैं। एंड हियर द पोएट्री एंड्स। देखो देयर आर मेनी थिंग्स कि लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो मतलब शुरुआती में इतना अच्छा डिस्कशन कर लो कि लास्ट में पोएट्री जब एंड करे तो यू डू नॉट हैव एनी वर्ड टू स्पीक अबाउट दैट। क्लियर?